तो 4-5 साल की प्रिपरेशन के बाद में एक समय ऐसा आ जाता है कि सामने वाले को लगता है कि नहीं एग्जाम शायद बनी नहीं है। अरे आपने 1 साल प्रिपरेशन करी है तो कुछ तो सीखा होगा ना, उसको टेस्ट तो करो। सिलेक्शन हो या ना हो एक अलग मैटर है, बट उस पाथ को सही से फॉलो कैसे करता है। यूपीएससी के एक टॉपर थे कनिष्क कटारिया, सुना होगा आपने। यस। तो उन्होंने क्या बोला था कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। Hello everyone, this is Ashish Namdev from GA Library and I welcome you all to the episode of Unique Interaction. अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लाइफ में एक सही टीचर होना बहुत ज़रूरी होता है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। सिंस 2016 हम लोग मैं पर्सनली उनको फॉलो कर रहा हूँ और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको भी आज के इस एपिसोड से यहाँ पे जानने को मिलेगी। सो प्लीज वेलकम द गेस्ट ऑफ अवर शो, अ वेरी वेल नोन टीचर ऑफ इंडिया, डॉक्टर विपिन गोयल ऑन द शो। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू आशीष, थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को डॉक्टर विपिन गोयल सर के साथ में। तो सर सबसे पहले मैं चाहूँगा इस शो को स्टार्ट आप करें अपनी जर्नी के साथ में और हमारी ऑडियंस को बताएं कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई एक एस्पिरेंट से लेके एक सक्सेसफुल टीचर तक। बेसिकली सबको पता है मेरा नाम डॉक्टर विपिन गोयल है एंड मैं जो है ग्रेजुएशन मेरी डेंटिस्ट्री, मतलब मैंने डेंटिस्ट्री की हुई है। और उसके बाद जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द, अगर मैं बिल्कुल बैकग्राउंड से बात करता हूँ अपने, तो मैं पंजाब के बहुत छोटी सी जगह से आता हूँ। और फिर उसके बाद स्कूलिंग जैसे नॉर्मल एक टीचर, नॉर्मल एक स्टूडेंट जो है पढ़ता है, मेरा भी बिल्कुल हिंदी मीडियम से मैंने स्टार्ट करी हुई है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया है। तो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा। देन उसके बाद हाँ वो थी, डिज़ायर्स थी, करना था कुछ लाइफ में। पहले नहीं पता था कि कुछ करना है नहीं करना, धीरे धीरे चीज़ें सामने आती गई कि क्या करना है कैसे करना है। तो फिर उसके बाद मैंने मेडिकल लिया 10+1, उसमें उस टाइम 10+1 बोलते थे और जाने की 11th, और हमने मेडिकल लिया। मेडिकल के बाद जो है पीएमटी का एग्ज़ाम दिया मैंने। और पीएमटी के एग्ज़ाम में जब मैंने फर्स्ट बार मतलब क्रैक किया तो मुझे डेंटिस्ट्री मिली। सेकंड मैंने फिर ड्रॉप किया कि मुझे मतलब होता ना कि जब आप प्रेपरेशन करो तो एमबीबीएस ही हो। तो सेकंड टाइम जब ड्रॉप किया उसके बाद फिर मैंने जो है मेरे को डेंटिस्ट्री मिली। देन मैंने ऑप्ट किया डेंटिस्ट्री को और फिर कॉलेज पढ़ा और पटियाला से पढ़ा है मैंने और कॉलेज पास आउट किया। देन उसके बाद जो है मतलब मैं यूपीएससी की प्रेपरेशन करने लग गया। यूपीएससी की प्रेपरेशन जैसे स्टार्ट करता हूँ तो अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी। मतलब जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से, जैसे मैंने आपको बताया, तो मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, ये जो हमने रिवोल्ट पढ़े हैं या जोग्राफिकल लोकेशंस पढ़ी हैं, कुछ भी नहीं पता था। तो मतलब वही है ना चीज़, मतलब मुझे अच्छी लगने लगी, बहुत अच्छी लगने लगी नई नई चीज़ें जानना कि अपने देश में क्या क्या चीज़ें हैं इस तरीके से। तो बस इससे हमने यूपीएससी की मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जस्ट ऐसे ही दिया, जैसे कहते हैं ना कि ट्राई मार के देखते हैं क्या होता है। तो जस्ट ट्राई किया। सेकंड प्री निकाला और मेंस में नहीं हुआ मेरा, और थोड़ा सा मेरी ही तरफ से कमी थी आंसर राइटिंग वगैरह चीज़ों में। एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं जब आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो आप नहीं लेना चाहते। तो फिर मैंने मतलब अपनी जो प्रेपरेशन है वो क्विट कर दी। बट मैं 2 साल की प्रेपरेशन में इतना कुछ सीख गया था, इतनी चीज़ें मैं जान गया था कि मतलब क्या चीज़ें हैं। और फिर मतलब जब मैंने स्टार्ट किया टीचिंग को तो मैंने एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, क्योंकि मतलब पहले साल में बहुत कुछ पढ़ लिया, सेकंड ईयर में भी मैं बहुत कुछ पढ़ चुका था। लेकिन वो होता है ना कि अंदर से बतानी भी है यार किसी को कि इतना कुछ अंदर आ गया है, बट क्या करें, किसी को तो बताएं। आंसर लिखने की प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देता था मैं भी, बहुत सारी चीज़ें मैं करता था, लेकिन फिर भी एक अंदर रहता था कि यार कुछ करना है। फिर जैसे कोई दोस्त होते थे, फ्रेंड्स सर्कल होता था, तो उनको बीच में बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे भी ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे है। तो वो बस पढ़ाना, उसे मतलब वहाँ से मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि मैं पढ़ा भी सकता हूँ। तो आप ऐसे कह सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम द, मतलब एक पॉकेट मनी कह सकते हैं, या कह सकते हो कि एक मतलब जस्ट कि हाँ चलो करके देखते हैं। बट पढ़ाने में और मज़ा आने लग गया मुझे बहुत ज़्यादा, और आज आपके सामने हूँ। सर थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। सर एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि एक
स्टूडेंट को अपनी अर्ली स्टेजेस में, जैसे कि आपने पहले ग्रेजुएशन किया एंड देन यू मूव ऑन टू इस पूरे एटमॉस्फेयर में आपको आने में से समय लगा है, सर एक स्टूडेंट को अपनी अर्ली स्टेजेस, बाय अर्ली स्टेजेस आई मीन कि जब वो 10th पास आउट होता है, 12th पास आउट होता है, मतलब हाई एंड हायर एजुकेशन के बाद से लेके उसके ग्रेजुएशन खत्म होने तक का या मास्टर्स तक का सफर, इस स्टेजेस में किन चीज़ों को ध्यान में रख के उसको अपनी कैरियर की ओर बढ़ना चाहिए? देखिए मैं अपन यही एग्जांपल दूंगा और आप रिलेट कर पाएंगे, अपने आप से भी रिलेट कर पाएंगे। जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हम दिमाग में ये चीज़ कभी भी नहीं आती हम सक्सेसफुल होंगे या मतलब फेलियर हमें मिलने वाला है। पहली बात तो जब हम 10th क्रॉस करते हैं तो हमारा दिमाग इतना होता ही नहीं है कि हम कुछ डिसीजन ले पाएं, लाइफ के रिलेटेड डिसीजन ले पाएं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मैंने किया था, आपने भी किया होगा, 10+1 के बाद थोड़ा सा एक पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। यस। तो कई बार क्या होता है कि आप इतने अच्छे होते हैं, आपको पता होता है कि मुझे करना क्या है। आजकल मैं बात करूं, आजकल बच्चे बहुत फास्ट हैं। तो आज क्या है कि बच्चे बहुत फास्ट हैं और डिसीजन बहुत अच्छा भी लेते हैं और जल्दी भी लेते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे अगर मैं पिछले 10 साल की बात करता हूं तो उस टाइम पे क्या होता था, पेरेंट्स से पूछा जाता था। आज भी बच्चे पूछते हैं, ऐसा नहीं कि आज पूछते नहीं है। तो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए पहले तो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, पेरेंट्स से यही पूछते हैं कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है कि अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, कंप्यूटर चलाने में, रिपेयरिंग में भी है, सॉफ्टवेयर में है, ठीक है, पढ़ाने में है, जहाँ सीखने हैं, नई चीज़ें सीखनी है, जहाँ क्रिकेट खेलते हो, तो आपको उस चीज़ के लिए जाना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त वो कर रहा है तो मुझे वो करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब मैं स्कूल में था 10th लेवल जब मैंने क्रॉस किया था तो मेरी क्लास में अप्रॉक्सीमेटली 50 बच्चे होते थे। तो उसमें 50 में से चाहे बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 45 बच्चों ने, किसी ने आर्ट्स लिया, किसी ने इंजीनियरिंग लिया, लेकिन हम 3-4 बच्चे होंगे जिन्होंने मेडिकल लिया था। अगर वो चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग में लेके चलते हो कि हाँ मतलब मुझे सबके साथ नहीं जाना, मुझे अपना रास्ता खुद ही बनाना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहली बात तो आपको इंटरेस्ट की देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरी बात ये है कि जब आप अपना इंटरेस्ट देख लेते हो कि हाँ ये है, देखो सीधी सी बात है कि लाइफ में अगर हम बात करें 10th की, 10th हमारी जो एज होती है, कुछ भी एज नहीं है हमारी, 13, 14 समथिंग इस तरीके की एज होती है। तो अभी तो हमने लाइफ स्टार्ट ही नहीं करी है, ठीक है। अगर मैं 10+2 भी बात करूँ कि आपने आर्ट्स से कर ली या मेडिकल से कर ली, फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रेजुएशन आप किसी आर्ट्स फील्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है। आजकल ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमैनिटी के अंदर कहीं जा नहीं सकते। आजकल ऐसा नहीं है कि हम मेडिकल में रह के सिर्फ मेडिकल ही कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल ऐसी हो चुकी हैं कि एक फील्ड आपने ऑप्ट करी है, आप दूसरी फील्ड में भी जा सकते हैं। तो आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा बार बार। और देखिए 12 साल से मैं कहूँगा कि 24-25 साल एक एज है, मतलब 12 साल का टाइम है। जितनी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप करें, जितनी डिफरेंट फील्ड में आप जा सकते हैं आप जाएं। यही तो है ना, क्योंकि देखिए कभी भी सक्सेस जो होती है वो ऐसे नहीं है कि एक इवेंट है कि भाई ये इवेंट है और मैंने हासिल कर लिया। सक्सेस जो होती है एक प्रोसेस है। वो 12 साल अगर आपने दिए हुए हैं तो कैसे हो सकता है कि आप फेलियर आपको मिल जाएगा। सो बेटर है इंटरेस्ट और ट्राई करते रहना चाहिए आपको कि कौन सी चीज़ में मेरा बेस्ट निकल के आता है। यस, एब्सोल्युटली राइट सर। एंड आई बिलीव कि वो इंटरेस्ट डिस्कवर करने के लिए आपको एक्सपीरियंसेस करना बहुत जरूरी है। जो आपने कहा कि ट्राई करते रहिए आप नई नई चीजें, तो वंस यू ट्राई न्यू थिंग्स तो यू विल गेट टू नो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप कहाँ ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे, तो ये चीज वहां से डिस्कवर की जाए। बिल्कुल। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे लाइफ फॉर एग्जांपल आपके पिताजी होंगे, ऑब्वियसली बात है, जो व्यूज देख रहे हैं उनके पेरेंट्स होंगे। अब उनसे पूछो, अगर वो बिजनेस करते हैं, नॉर्मल एक छोटा बिजनेस करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, तो उनसे पूछ के हमें देखना चाहिए कि आपको सक्सेस एक बार में मिल गई। वो कहेंगे, मैं कहता हूँ कि एक शॉप चलाई हुई है किसी ने, पहले किसी ने छोटा काम किया होगा, नहीं मजा आया, पैसे नहीं बन रहे, दूसरा किया होगा, तीसरा किया होगा, चौथा किया होगा, पता नहीं कौन से जाके काम में उनको सक्सेस मिली है और देन उन्होंने वो काम फॉलो किया। उन्होंने भी एक्सपीरियंस लिए हैं, इंटरेस्ट जाना है, नहीं मेरे को मजा आ रहा, नहीं पैसे बन रहे, नहीं मैं अपना घर चला रहा। तो इससे क्या है कि आपको इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस करते रहना पड़ेगा, तब जाके कुछ मिल सकता है। Absolutely right, sir. There are people who are following you. जब से आपने स्टार्ट किया स्टडी आई एजुकेशन से, जब से आप ऑनलाइन आपको लोग वॉच कर रहे हैं, इवन आई पर्सनली वॉच योर वीडियोस रेगुलरली। व्हेन आई वाज एस्पिरेंट, आई वाज लाइक दिन में आपके जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं, आई हैड टू वॉच दिस बिकॉज आई एम गेटिंग अ क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम दैट।
अब सर आज की इस दुनिया में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे कई सारे आ गए हैं, उनमें से स्टडी IQ का क्वालिटी कंटेंट भी आ रहा है। सर अभी हम लोग अगर इसमें देखेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या डिफरेंस आपको फील होता है, क्योंकि आपको ऑफलाइन एजुकेशन का भी एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा है। सर व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि ऑनलाइन एजुकेशन कितना अलग है ट्रेडिशनल वेज ऑफ एजुकेशन से? देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन बिल्कुल ही सेपरेट है, पर आज जैसे अगर हम बात करें, जैसे जब से कोरोना टाइम चला है और बहुत सारे बच्चे पहले भी और अभी जो हैं सारे मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। इसमें क्या है, देखिए ऑनलाइन जब हम करते हैं, टीचिंग करते हैं, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक टीचर को प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। पहली बात तो मैं टीचर पर्सपेक्टिव बात करूंगा, फिर हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव बात करेंगे। टीचर को पहले बहुत सारा कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सामने से आ सकता है। कोई भी एनीथिंग, कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है बच्चा हमसे। अब क्या होता था कि जैसे ऑनलाइन मीडियम में अगर हम बात करते हैं कि एक तो ये वाली चीज़ हो गई है, दूसरा ये है कि अगर मैं स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव बात करता हूँ, पहली बात तो उसको कुछ ज़रूरत नहीं, एक इंटरनेट एक फ़ोन की ज़रूरत है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 2-3 हज़ार का फ़ोन ले लें, एक मोबाइल में कनेक्शन ले लें जहाँ घर पे वाईफाई लग जाते हैं आजकल, तो वो सब इतना खर्चा है उसका। ऑनलाइन फ्री एजुकेशन की बात करें कि अगर यूट्यूब से बढ़ता है तो उसका कोई खर्चा ही नहीं है, कोई 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा है महीने का, मतलब महीने का भी नहीं, 1,000 रुपये, हाँ, तो वो चीज़ खर्चा है। सबसे बड़ी बात हो बजट पर्सन बच्चे का भी नहीं हिलेगा, घर वालों का भी नहीं हिलेगा, आराम से बैठा बच्चा पढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि क्लास रिकॉर्ड में मिल जाती है। अब जैसे ऑफलाइन में होता है, ऑफलाइन में क्लास टीचर ने ली, देन ऑब्वियसली बात है कि उसकी नेक्स्ट क्लास है टीचर की, देन 3rd 4th सब चीज़ें चलती हैं। ऑनलाइन में ये होता है कि वो क्लास आपके पास रिकॉर्ड में पड़ी है। सपोज करो कि आज आपने वो क्लास पढ़ी और आपका एग्जाम है 6 महीने बाद, तो आप 6 महीने बाद आप घर पे बैठे हो, आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे बैठे हो और कहीं से भी अपनी प्रेपरेशन करें, तो ऐसे तो है नहीं आप सीधा टीचर के पास जाएंगे, टाइम बर्बाद करेंगे, सीधी बात है। अब आप क्या करेंगे, उस मीडियम को खोलेंगे कि यार टीचर ने क्या पढ़ाया था, उसी टाइम आप देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी जो है फायदा है, सबसे बड़ा फायदा, और मैक्सिमम टाइम रिवीजन पर्सन कर सकता है जितनी बार वो चाहे। और कई बार ऐसे होते हैं, जैसे मैं अपना बताता हूँ आपको, जब मैंने अपनी टीचिंग मतलब पढ़ाई स्टार्ट करी थी, मतलब मैं PMT की तैयारी करता था, तो मैं रात को पढ़ता था। मैं आज भी रात को ही पढ़ता हूँ, मैं आपको सही बताऊँ। मतलब मेरे को बैठना, मतलब रात को बिल्कुल शांत होता है, मतलब मेरे को लगता है कि मेरे टाइप का इन्वायरमेंट सिर्फ रात को, नहीं तो सुबह कुछ भी है, खड़का ये वो कुछ होता रहता है। तो क्या होता है कि अगर आपके पास इन्वायरमेंट है ऐसा, ठीक है, तो आप उस इन्वायरमेंट में आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं सुबह पढ़ते हैं, कई बच्चे पढ़ते हैं कि रात को पढ़ना है, इस तरीके से। अब ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑनलाइन में उसको अवेलेबल हैं, लेकिन एक डिसएडवांटेज जो सबसे बड़ी मुझे लगती है ऑनलाइन की, क्या है, डिस्ट्रैक्शन। कैसे, अगर आप यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, यूट्यूब पे क्लास ले ली, अब क्या होता है साथ में कमेंट सेक्शन चल रहा होता है, चैट बॉक्स, ठीक है। आप हमेशा कभी भी मेरी लेक्चर देखना, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को हर क्लास के स्टार्ट होने से पहले ये बताता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप आंसर दे दीजिए, ठीक है, लेकिन किसी बच्चे की बात का जवाब नहीं देना। क्यों? रीजन, क्योंकि टीचिंग फोकस रखो, अपना पढ़ने पे फोकस रखो और अपना नोट्स तैयार करो, बस बात खत्म। अगर आप किसी की बात में चले गए तो मतलब आप चैटिंग स्टार्ट, हाय हेलो हाय स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने ऑनलाइन कोई हेलो हाय तो नहीं करनी, आपने एग्जाम देना है और एग्जाम क्लियर करना है। तो डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी ऑनलाइन की, मतलब मुझे ऐसा लगता है। इसी चीज़ के लिए बहुत सारे जो है जैसे कंपनीज लगा लो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लगा लो, सबके पेड कोर्सेज हैं। पेड कोर्स में सिर्फ एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि उसके पास कंटेंट है, पढ़ना है, और जो भी उसे नोट्स बनाने हैं, दैट्स इट। किसी दूसरे बच्चे की कोई इंटरेक्शन नहीं है उसके साथ। ये मुझे सबसे ज़्यादा फायदा लगता है ऑनलाइन का, कि हाँ अगर वो कर रहा है, सबसे जो भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि वो डिस्ट्रैक्शन बच्चे के हाथ में है कि उसने डिस्ट्रैक्ट होना है या नहीं होना, ये चीज़ है। उस क्लास को क्या होता है कि जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ऊपर नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं, तो नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक कर लेता है बच्चा, और जब हम कोई भी स्क्रॉल करके कुछ भी होता है तो 10 नीचे विंडोज खोल रखी होती हैं, तो कुछ भी, कोई गाने की, कोई कुछ भी, तो वो वहाँ से भी क्लिक कर सकता है। तो सबसे बड़ी जो मेजर डिसएडवांटेज लगती है मुझे ऑनलाइन की, वो ये है। लेकिन ये बच्चा खुद कर सकता है, इसमें ना तो कोई घर वाला बोलेगा, ना ही कोई टीचर बोलेगा, मैं तो फिर भी बोल देता हूँ तो ये सब चीज़ें हैं कि जो चीज़ें बच्चे को देखनी पड़ेंगी। अदरवाइज मेरे लिए, मैंने ऑफलाइन में पढ़ा है, ऑनलाइन भी पढ़ा है, तो मेरे लिए ऑनलाइन इज बेस्ट।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम बजट में बच्चे को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम एक प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम आप ऐसे लगा लो कि अगर हम एक स्टेट पीसीएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 70-80 हज़ार रुपये चाहिए होंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन में 15-20 हज़ार में आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाती है, 15-20 हज़ार में, और ऊपर से आपके पास लेक्चर्स भी हैं, जब मर्जी देख सकते हैं। ये चीज़ें मेरे को डिफरेंट लगती हैं ऐसे। सर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन के बारे में आपने डिफरेंसेस बताए, क्वालिटी कंटेंट बताया कि ऑनलाइन में हमारे पास में एक एक्सेस का ये पॉइंट रह जाता है कि अगर हमको कभी भी देखना है तो वो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट में माना जाता है। सर, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए पूछना चाहूँगा कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन भी की है, आपने अटेम्प्ट भी दिए हैं, एंड देन यू स्टार्टेड टीचिंग ऑफलाइन एंड देन ऑनलाइन। सर, एक ऐसी चीज़ जो एस्पिरेंट्स के अंदर ऐसा होना चाहिए कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के अंदर क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं जो हर एस्पिरेंट्स के अंदर होना ही चाहिए उस पाथ पे आगे चलने के लिए? उस पाथ पे सिलेक्शन हो या ना हो एक अलग मैटर है, बट उस पाथ को सही से फॉलो कैसे कर पाए, उसके लिए सर क्या 3 चीज़ें ऐसी एस्पिरेंट्स के पास होना चाहिए? देखिए, कोई भी एग्जाम किया, मैं यूपीएससी की बात नहीं करूंगा, मैं ये बात कहूंगा कि कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप मेडिकल पढ़ रहे हैं, चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, एनी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी है, सबसे पहली तो बात ये आपको जरूरी जाननी है कि आप क्यों कर रहे हैं। पहले तो अपने आप से ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका, व्हाई आई एम डूइंग दिस। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट पीसीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, पीएमटी की तैयारी कर रहे हो, क्यों? सिर्फ ये नहीं कि हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो ये उसके लिए सबसे ज्यादा। अब उसमें जो ये चीज है ये आती है मोटिवेशन से, मोटिवेशन, डिजायर्स जिसे हम कहते हैं। अभी एक चीज बताओ, देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जहाँ हमने स्कूल के एग्जाम दिए हैं या फिर हमने कॉलेजेस के एग्जाम दिए हैं, तो हम क्या करते थे कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़े और सब कुछ हो जाता था। एब्सोल्युटली राइट, ये होता था, ये सबके साथ हुआ है, आपके साथ भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अब बात ये है कि अगर हम वो 2 दिन के अंदर अंदर वो चीज़ हम कर सक रहे हैं कि हम वो कर पा रहे हैं, तो वो मोटिवेशन आपको कहाँ से आई है कि भाई मैं अगर मैंने नहीं किया तो घर से मार पड़ेगी, या फिर ऐसे होगा कि मैं 1 साल पीछे चला जाऊंगा, तो वो मोटिवेशन। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पीछे आपकी मोटिवेशन आपकी होनी बहुत जरूरी है। कोई भी मोटिवेशन हो सकती है, चाहे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं कि अगर मैं अच्छा बनूंगा तो मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है, या फिर अब मैं लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कर पाऊंगा, या मेरी जॉब सिक्योरिटी हो पाएगी। इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये भी हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है एंड मेरी उससे शादी हुई है, तो वो भी उसके ऊपर टिका हुआ है। ये हम हंस के कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद होगा, मैं यूपीएससी के एक टॉपर थे, कनिष्क कटारिया, सुना होगा आपने। तो उन्होंने क्या बोला था कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया मेरी प्रेपरेशन में। तो कोई भी मोटिवेशन हो सकता है, वो मतलब लड़की उसके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी, ठीक है। तो मोटिवेशन कोई भी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, बहन भाई कोई भी हो सकता है कि मतलब मुझे इसके लिए करना है, मैं तो जो कर गया लेकिन मुझे इसके लिए करना है, कोई भी मोटिवेशन। सबसे बड़ी चीज यही है कि मोटिवेशन होनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि उस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए करना क्या है, आपको जब आप प्रेपरेशन करते हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस, यूपीएस किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखते हैं सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वाइड सिलेबस है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि उस चीज को पहले एनालाइज करना है कि ये सिलेबस है, ये क्या है। फिर हो सके तो आप एक आधा इंटरव्यू देख लो, टीचर का देख लो या टॉपर्स का देख लो, बस एक आधा, ज्यादा नहीं कि पीछे हम उसके पीछे चल पड़े हैं, नहीं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे आपने देखा, फिर आप प्रीवियस एरिया एग्जाम देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कि मैं इन चीजों को देख पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ यार इजी है या बेकार है, मतलब मेरे से होगा या नहीं होगा। अब उसमें क्या होगा कि जब आपने ये सारी चीजें सेट कर ली, तो आपको अब अपना एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि आज से ही हमने 20 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो बेकार है। कोई भी टॉपर है, कोई भी लगा लो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ता, ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन वो 6 घंटे वो 20 घंटे के बराबर करता है। उस 6 घंटे में उसका कोई फोन नहीं बजता, उस 6 घंटे में ऐसा नहीं है कि घर वाले फोन करके उसको बुला रहे हैं, उस 6 घंटे में ऐसा नहीं है कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड तो उसको कह रहा है कि फोन पे बात करनी है, नहीं। 6 घंटे मतलब पढ़ाई, और 6 घंटे में फोन साइड, दुनिया साइड, कोई कुछ भी होता जाए, मुझे कुछ नहीं लेना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए। जब ये सारी चीजें होंगी
तब मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनली ऐसा लगता है कि एक बेटर इंसान तो बनेगा ही बनेगा, और प्लस अपना अच्छा बुरा एंड सक्सेस तो मिल ही जाएगी। अगर सर मैं आपके पॉइंट को सम अप करूं हमारी ऑडियंस के लिए, तो इस पॉइंट पे हमें 3 चीज़ें जो पिलर्स हमें समझ में आए कि फर्स्ट थिंग कि आपका एक मोटिवेशन होना चाहिए जो कंसिस्टेंट हो, कि जिसमें आप जिसकी वजह से आप उस चीज़ को एक रीज़न बन जाएगा कि आपको इस चीज़ को इस रीजन के लिए मुझे ये चीज हासिल करना है। सेकंड थिंग कंसिस्टेंसी, जो पॉइंट आपने बताया कि उस चीज को जिस भी चीज को आप कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो तो आप उसको कंसिस्टेंटली रेगुलरली उसको अपडेट कर रहे हो और करते जा रहे हो। और थर्ड चीज जो आपने ऐड ऑन किया कि अगर आप 6 आवर्स के लिए, अगर कोई टॉपर 6 आवर्स के लिए बैठ के पढ़ रहा है तो कंटिन्यूसली रेगुलरली उस टाइमिंग के लिए सब कुछ चीजें छोड़ के बिना डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर रहा है। सो दैट वुड बी द की फॉर सक्सेस फॉर एस्पिरेंट्स। सर एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बीइंग एन लाइब्रेरियन आई डील विद लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स रेगुलरली। सर वहाँ पे कई बार क्वेश्चंस यही आते हैं कि क्या इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम से यूपीएससी में कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कंसिस्टेंटली रिजल्ट जो यूपीएससी डिक्लेयर करता है या स्टेट पीसीएस, अब एमपीपीएससी यूपीएससी में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे कि इंग्लिश मीडियम को सिलेक्शंस रेट काफ़ी ज़्यादा जाते जा रहा है धीरे धीरे, और हिंदी मीडियम की काफ़ी धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। तो सर इसके पीछे व्हाट्स द रीज़न, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि मीडियम का डिफरेंशिएट इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? देखिए, मेरे को नहीं लगता कि मीडियम का इतना कोई खास फ़र्क है। रीज़न है उसके पीछे, अगर आप कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं दोनों लैंग्वेज में होगा, या आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं दोनों लैंग्वेज में होगा, तो कंपटीशन को तो सबके लिए ओपन है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि मतलब मीडियम, मेरे को ऐसा लगता है कि वो साइकोलॉजिकल है। एक बैरियर जो बना रखा है स्टूडेंट्स ने, साइकोलॉजिकल बना रखा है, यार हमारे इसमें ये पेपर में इतने क्वेश्चन आएंगे, ऐसे होगा तो मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें तो इंग्लिश आनी है। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें आप मैक्सिमम बात करेंगे बच्चों से तो वो ये कहेंगे इसमें इंग्लिश है तो मैं शायद नहीं फिल करूँगा एग्ज़ाम, इसमें इंग्लिश है यार शायद मेरा इसके कारण एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मतलब मेनली उन्होंने साइकोलॉजिकल बना रखा है। अब एक चीज़ बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम में रह के भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, आपको पता भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक मीडियम को एक मुद्दा बना के हम कहें कि हाँ, ये ज़रूर है कि नो डाउट कि रिसोर्सेज की कमी है, नो डाउट कि हिंदी मीडियम में रिसोर्सेज की कमी है, बट ऐसा भी नहीं है कि हम उसको कर नहीं सकते। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जब चीज़ें हम एग्ज़ाम देते थे 10th में, 10+2 में, हम 2 दिन में सारी चीज़ें कैसे तैयार कर देते थे। तो ये आपके दिमाग में बसा हुआ है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है ये। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई माध्यम है कि अगर मैंने आपको बताया ना कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी आगे जाके कॉलेज में भी इंग्लिश पढ़ते हैं, फिर आगे उसके बाद अगर कुछ और भी मतलब मास्टर्स करें, एनी मीडियम, मतलब कोई भी जॉब में जाते हैं तो वो सब चीज़ें वो करते हैं, अलग अलग मीडियम में करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई मीडियम, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई भी मुद्दा है कि हिंदी को ही टारगेट करके या किसी और टारगेट करके, ऐसा कुछ नहीं था। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को दिन भर देखते हैं, और आई एम श्योर कि आप भी ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको भी मिले होंगे कि अगर कोई स्टूडेंट है वो एक क्लास को देख रहा है, उसके बाद में उसने 2 घंटे क्लास को पढ़ा, फिर वो सोचता है कि नहीं मैं थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, और जब वो आधे घंटे के बाद वापस उससे बैठता है तो उसी फोकस के साथ नहीं बैठ पाता, या फिर उसको टालते हो जाता है कि हम लोग इसको आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं कल से परसों होगा, तो वो फोकस और वो चीज़ कंसिस्टेंटली वहाँ से मेंटेन नहीं होता। व्हाट्स योर टेक ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन? जैसे आपने बताया कि कोई भी स्टूडेंट जो है वही आगे करता है, तो इसमें सिर्फ मेरे सामने ना 2 चीज़ें आते हैं। जो बच्चे मतलब टॉप भी करते हैं वो, उनके भी मैसेज आते हैं, और जो नहीं कर पा रहे या मतलब पढ़ रहे हैं अभी, तो उनके दिमाग में 2 चीज़ें हैं, एक तो एनएग्जाइटी, एक फियर कि अगर मैं ये कर रहा हूँ शायद मुझे सक्सेस ना मिले। ये चीज़ पहले ही माइंड में क्लियर करके रखी हुई है उन्होंने कि शायद ऐसा हो सकता है। और जिस दिन एग्ज़ाम होता है या एग्ज़ाम होने वाला होता है तो उनको ऐसे भी लगने लगता है चलो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करते हैं। अरे आपने 1 साल प्रिपरेशन करी है तो कुछ तो सीखा होगा ना, उसको टेस्ट तो करो। टेस्ट अब ऐसे है कि जो चीज़ें टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो आप लोग तो कैसे होगा। अब प्रिपरेशन करने का भी तरीका है। अब आप सीधा जाके पेपर में बैठ रहे हैं, उससे पहले आपने वो इन्वायरमेंट जो एग्ज़ाम में होता है वो आपने फील ही नहीं किया। अगर आपका एग्ज़ाम सुबह 10 से 12 बजे में है तो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आप रेगुलर 10 से 12 क्यों नहीं पढ़ रहे?
10 से 12 एक मॉक टेस्ट की अटेम्प्ट नहीं कर रहे। अगर वो कर रहे हैं, वो आपको एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था साइकोलॉजिकल चीज। साइकोलॉजिकल चीज बहुत जरूरी है कि आपका दिमाग उस टाइम पे रन करना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें फियर और एंजाइटी, ये मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चा ऐसे ही सोचता है, और अगेन वही चीज कि टारगेट कर लिया बड़ा और सेट कर लिया बड़ा और हम उसको अचीव नहीं कर पाते, और इससे लगता है कि शायद मैं वीक हूं किसी चीज में। तो इसीलिए आपको क्या करना है, छोटा गोल सेट करो, एक दिन का गोल सेट करो कि आज मुझे इतना पढ़ना है, आज मैं इतना ही फिनिश करूंगा। और आज में ऐसा नहीं है कि मुझे 24 घंटे में 20 घंटे का टारगेट सेट कर देना है, 4 घंटे का करो, 2 घंटे का करो, 1 घंटे का करो कि मतलब ये करना है 1 घंटे में करना है। ऐसे भी नहीं कि उसके पीछे लग जाओ कि बस खत्म करना है, उसको समझना भी है। वही चीज 1 घंटा अगर आप पढ़ोगे विदाउट फोन, साइड पे रख दो, घर वालों से दूर हो जाओ, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा डांट पड़ेगी, कुछ नहीं होगा। एट द एंड जब रिजल्ट सामने आएगा ना, तो मिठाई खिलाने वही आएंगे, मेरा बेटा सक्सेसफुल हो गया, सीधी सी बात है। सर अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम जब हम लोग लाइब्रेरी में हैं या फिर जब हम लोग आप इंस्टाग्राम लाइव में हम लोग ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो विल मीट दोज पीपल जो 3 साल 4 साल 5 साल से अटेम्प्ट्स रेगुलरली दे रहे हैं। दे नो कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, दे आर इम्प्रूविंग ऑन इट, बट स्टिल कुछ ना कुछ रीजन हर बार हर एग्जाम में रह रहा है कि यार इस बार ये नहीं निकला, नेक्स्ट टाइम निकलेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं तो नेक्स्ट टाइम निकलेगा। और 4-5 साल की प्रिपरेशन के बाद में एक समय ऐसा आ जाता है कि सामने वाले को लगता है कि नहीं एग्जाम शायद बनी नहीं है। वो डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हिट करता है जब स्टूडेंट को आप इमोशनली देखेंगे, तब उसके और फाइनेंशियल प्रेशर आता है, घर वालों का प्रेशर आता है। और जैसे कई सारे फ्रेंड्स मेरे खुद के भी पर्सनली मेरे ग्रुप में हैं जहाँ पे 5 साल प्रिपरेशन करते हुए हो गए और फैमिली के प्रेशर्स अब एकदम से आना स्टार्ट हो गया है कि नाउ अब तो आपके पास में चॉइस है कि या तो आप इसको कंटिन्यू कर रहे हो तो कुछ करके दिखाओ, अदरवाइज यू विल डू समथिंग एल्स जो आपके इंटरेस्ट से भी बाहर है, या फिर आप अपने घर का ही बिजनेस देख रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि सर यहाँ पे आप उस यंगस्टर्स को या फिर उस यूथ को उस जगह आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें एक ही जवाब दिया था मैंने कि फियर, डर पहले तो दिमाग में बसा रखा है कि हाँ अगर हम मतलब पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ। और दूसरी बात ये भी है कि अगर नहीं क्लियर हुआ तो जिंदगी रुक नहीं गई है, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने वो 12 साल का जो आपको बताया था कि 12 साल हम ट्राई कर रहे हैं, कि 14 साल से लेके 25-26 साल तक हम सिर्फ ट्राई कर रहे होते हैं कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। अब इन चीजों में अगर आपने सीखा नहीं, ये चीज नहीं सीखी कि हाँ सक्सेस एक बार एकदम से नहीं मिल जाएगी। अगेन सक्सेस इज ए प्रोसेस, नॉट एन इवेंट, कि एकदम से नहीं मिल जाएगी। हमें ये पढ़ा है, इस एज में पहुंचे तो हमें मिल गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही चीज टारगेट छोटे सेट करो और चीजें अचीव हो जाएंगी बड़ी। लेकिन साथ के साथ ये भी है कि अगर आप डेली कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि जिससे आपको खुशी मिले, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप जिम कर रहे हैं तो आपको 1 घंटा जिम में लगा के आपकी बॉडी को ऐसी एनर्जी मिलती है कि आप सारा दिन कुछ और कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वो कीजिए। कोई खेल के, फुटबॉल, कोई ऐसा होता है कि क्रिकेट खेल के, जब क्रिकेट देख के ही उसको इतनी खुशी मिल रही होती है, इतनी जहान भर की उसको नॉलेज लेनी होती है कि यहाँ कौन क्या कर रहा है, तो वो करना चाहिए, वो जरूरी है। जिससे आपको थोड़ी सी भी खुशी मिल रही है ना, प्रेपरेशन टाइम पे खास करके, वो जरूरी है, वो करते रहना चाहिए। और प्लस यही चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको पता लगे कि मेरे पास नॉलेज बहुत सारी आ गई है, तो उसको देना स्टार्ट करें उस नॉलेज को। जरूरी नहीं है कि हमें उस चीज को ऐसे समझना है कि मैं काम करने लग गया, मुझे इसी फील्ड में जाना है। छोटी क्लास का कोई बच्चा पकड़ लो, 10th क्लास का बच्चा पकड़ लो, 10+2 का बच्चा पकड़ लो, जिसमें आपको भी हेल्प मिल रही हो। और खास करके वो सब्जेक्ट पकड़ लो जिसमें आप या तो बहुत ज़्यादा तेज हो या जिसमें आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। अगर आप बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपका, तो आपको पढ़ने में, उसको सिखाने में बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपका डिफिकल्ट है और आपको भी पढ़ना पड़ेगा, उसके चलते चलते उससे की भी तैयारी, मेरी भी तैयारी, तो आप जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो तो ऐसा करना चाहिए, मेरा मानना ये है। Thank you so much विपिन सर फॉर joining us on today's episode. I'm really glad to have you here. कि आपके इस कन्वर्सेशन से I'm damn sure that हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और ऐसे ही और अपडेट्स देखने के लिए do hit the subscribe button, like the video and share with your friends, and we will come with the more exciting videos in near future.